बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मलिक मौज़म क्योंकि बाय बर्थ से ही शाम नगर चबुर्जी लाहौर का रिहायशी हूँ और बचपन से ही मैं शाहिद भाईजान को देखता आया हूँ। आज शाहिद भाईजान हमारे साथ हैं। इनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक बचपन से लेकर अब तक हम इनसे कुछ सवालात करेंगे ताकि आप सब के सामने सच रखा जा सके कि ज़िंदगी में शाहिद भाई ने क्या पाया और क्या खोया। जी शाहिद भाईजान, आप क्या लिख रहे हैं, पहले ये तो बताएं आप। मौज़म लिख रहा हूँ। आपने सवालात का सिलसिला इतना लंबा रखा हुआ है, उसमें कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मिस हो जाएंगे, लेकिन मैं अपनी याददाश्त को जो है ना वो लिख रहा हूँ। इतने नाम एट ए टाइम, कई दोस्त मेरे बचपन के नाराज़ ना हो जाएं कि हमारा नाम नहीं लिया, तो मैं कोशिश करूँगा सारी ज़िंदगी जो है ना आपके सामने रखने की। मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनमें जो मैं आपको बताता हूँ ना, कहानियाँ जो सुनाता हूँ, इनको अगर आप नहीं जानते, इन लोगों को अगर आपको नहीं पता होता कि ये लोग किस तरह से ज़िंदगी इन्होंने गुजारी और माशरे में इन्होंने क्या जुर्म किस तरह से किए और क्यों ये जुर्म की दुनिया में आ गए, तो यूथ को अपने आप को सुधारने में जो है ना बड़ा टाइम लगेगा। मैं आगाज़ से अंजाम तक की कहानियाँ सुनाता हूँ, सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है, और कई किरदार ऐसे हैं जो खुद एक कहानी बन गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनसे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरी ज़ुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ जो है ना वो आप तक गलत पहुँचे और आप उसका मतलब भी कुछ और लें। तो मैं अपनी कहानी जो है आपको सुनाता हूँ कि मैं इन किरदारों को ज़िंदगी में किस तरह से मिला। पहला सवाल मेरा है कि लाहौर का दिल है चौबुर्जी और चबुर्जी के बिल्कुल साथ लगता है शाम नगर। आप शाम नगर चबुर्जी कब आए? हम आए हैं शाम नगर में गालबन 75 या 76 में। बचपन की कुछ यादें? बचपन की यादें ये है कि हम छोटे छोटे होते हुए जिस वक्त 12 साल 15 साल 14 साल या आप कह लेंगे 83 82 तक जो है ना, हम बारिशों में नहाते रहे, निक्कर पहननी, घर से बाहर निकल जाना, और काफ़ी बड़ी बड़ी लड़कियां जो थी वो हमारे साथ ही बारिश के पानी में नहाती थी, और कोई डर फिक्र नहीं होता था, कोई इस तरह का नहीं होता था कि खुदा न खास्ता कोई किसी की बच्ची को छेड़ेगा या कोई बच्चा किसी का बाहर गैर महफूज है। दूसरा ये होता था कि अगर किसी के घर के आगे रेत उतर जाती थी ना, तो हमारी सबसे बड़ी तफरीह होती थी घर बनाने, वो अंदर से हाथ डाल के एक दूसरे के साथ वो जो है ना मिलाना, पाँव रख के उसके झोंपड़ियाँ बनानी, बड़ा तमाशा होता था। उस वक्त जो थे थूक वाले पंखे लगा के उड़ाते थे हम, अखरोट खेलते थे, कैंचे खेलते थे, कली जुट बनाना, पिलचा पिल गोली, टुंड बनाना, वो सारा जो है ना डब्बी पर डब्बी चढ़ाना, ये एक टाइम पे हम खेलते रहे। थोड़ा और केटू की डब्बियाँ थी, दोनों तरफ से क्रॉस हो जाती थी, तो उनको प्रेस करके उनके साथ डब्बी पर डब्बी चढ़ाना हम खेलते होते थे। तो ये सारे हमारे होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल लेके थोड़ा इलाके में 1 रुपये घंटे पे साइकिल मिलती थी, तो ये हमारी तफरीह होती। फ्रीज़ भी खेल लेनी, फुटबॉल खेल लेना, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तफरीह होती थी। क्या आपके घर पे उस वक्त में टेलीविज़न मौजूद था? अगर था तो ब्लैक एंड वाइट या कलर? टेलीविज़न मौज़म हमारे घर आया है जिस वक्त दाग फिल्म गालिबन उस दिन इंडिया पे लगी हुई थी, और अनोखी और झारे की कुश्ती होनी थी, और मेरे वाले साहब रेसलिंग के बड़े शौकीन थे, तो ये ब्लैक एंड वाइट टीवी जो है घर पे लेके आए थे, और उसके आगे से दरवाजे खुलते थे। पहले वो मीनार पाकिस्तान की तस्वीर आती, टूं करता रहता था, फिर वो 4 रंग की पट्टियाँ आती थी, वो भी हम देखते रहते थे। फिर बाद में वो दाने दाने आने, फिर इकरा शुरू हो जाना, कलियाँ, वो अंकल सरगम नोनी पा का वो लगता होता था। तो ये उस दौर पे ना दाग फिल्म इंडिया में लगी थी उस दिन। ये बचपन में मुझे याद है वो गाना दिलीप कुमार गया मेरे दिल कहीं और चल, ब्लैक एंड वाइट मूवी थी, टीवी भी ब्लैक एंड वाइट था। तो उस पर हमने झारे की जब अनोखी और झारे की जिस वक्त हमने कुश्ती देखी है ना, तो उसके फ़ौरन बाद इंडिया पे ये जो है ना फिल्म लगी हुई थी। उसके अलावा बचपन में चांद ग्रहण लगा, मुझे याद है, छोटे छोटे हम होते थे, 13-14 साल एज थी, 82 83 80 81 की बात है ये। तो उस वक्त 3 फिल्में, चलती का नाम गाड़ी, चोरी मेरा काम, चक्कर पे चक्कर, ये 3 फिल्में एक ही दिन में लगी थी कि बच्चे चांद ग्रहण देखने के लिए जो बाहर ना जाएं, तो ये जो है फिल्में देखें। तो वो 3 फिल्में हमने, मुझे आज भी याद है, मैंने देखी थी। बस बचपन की यादें जो है ना वो इसी तरह हैं सारी। उस वक़्त टीवी पे कौन कौन से ऐसे ऐड चलते थे जो आपको याद हैं? और आपको पता है उस वक़्त में तो 9 बजे ख़बरनामा स्टार्ट हो जाता था, तो कौन सा ऐसा न्यूज़ कास्टर था जो आज भी आपको याद है? इश्तिहारात जो थे ना वो चलते थे, सुबह बिना का, शाम बिना का, सेहत का पैगाम बिना का, और इंडिया पे वो चलता था आयो जती का जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण क्रेशिक, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट। उसी दौरान जो है ना सेफ्टी मिल्क की एक इश्तिहार चलता था, वो बच्चे छोटी छोटी गाड़ियों पे चल रहे होते हैं, सुबह बिना का। और उसके अलावा
मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बता दो ना, नाज पान मिसाला, डेंटोनिक का इश्तिहार आता था। न्यूज़ कास्टर जो थे ना, माहपारा सफदर, अंजुमन शाहीन, उसके अलावा अजहर लोधी और जावेद हमीद, ये मुझे सारे याद हैं। मार्शल्लाह का दौर याद है आपको? मार्शल्लाह का दौर तो नहीं मुझे पता, मुझे ये याद है कि शायद वही मार्शल्लाह का दौर था। कर्फ्यू लगा था 78 में ना, तो 2 घंटे की जो है ना तफरी हमें मिलती थी, उसमें हम जाकर बर्फ़ वगैरह बाहर से लेके आते थे बाज़ार से। फ्रिज शायद मोहल्ले में किसी के पास होता था, तो बर्फ़ लेके आते थे, या खाना वगैरह, या साथ मुख्तार का तंदूर होता था, याद होगा आपको, बड़ों ने बताया होगा। उस तंदूर से रोटियाँ वगैरह ले आनी, तो उसके बाद 2 घंटे के लिए बंद हो जाना, फिर वो दोबारा उसी तरह बाहर फ़ौज फिर रही होती थी। तो मैंने खुद ऊपर जाली में से देखा फ़ौजियों के हाथ में गन्ने, और इलाकों में गलियों में फिर रहे हैं फ़ौजी जो है ना। और उसी दौरान इतना सन्नाटा होता था कि मेरे बड़े भाई जो तारिक महमूद एडवोकेट हैं, इनके दोस्त सारे ये शामनगर के बाज़ार की सड़क पे कान रख के ना, तो आवाज़ की गूंज से अंदाज़ा लगाते थे कि चुबुर्जी से कोई गाड़ी जो है ना, कर्फ्यू बंद हो चुका होता था, तो सब लोग अपने घरों के दरवाजे खोल के ना, बच्चे जो होते थे, ये छोटे, ये थोड़े उनसे बड़े हमसे, तो ये यही तमाशा देखते थे, फ़ौज आ रही होती, दौड़ लगा के घरों में घुस जाना। तो वो इनको दूर से पता लग जाता। जब ये देखते थे ना, अब हमें बताते थे गाड़ी आ रही है, तो हम चुबुर्जी की तरफ देखते थे, सामने हमारी मार्केट हो जो शामनगर रोड के स्टार्ट में है, तो वहाँ तक रोड जो है ना सीधा होता था। तो हमें फ़ौरन हमने देखना फ़ौज की गाड़ी एंट्री, और सब भाग के अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेने, ये मुझे याद है। लाहौर के दिल चुबुर्जी की जवानी का कोई यादगार वाक़या जो आज भी आपको याद हो? हमारी चुबुर्जी जो थी ना, इसके नीचे से एक पीछे से एक नाला गुजरता था ना, यानी उस वक्त ये ना हमारी जो शामनगर रोड थी ना, बहुत नीचे लगती थी। अभी वो इतनी दफ़ा सड़कें बनी हैं और इतने इतने मलबा लगाएं, तो अभी चुबुर्जी जो है ना बिल्कुल हमारे लेवल पे आ गई है। हमारे शामनगर में पानी खड़ा हो जाता था, बाहर नहीं निकलता था, और चुबुर्जी एंड पे एक नाला था। उस नाले के साथ ना घोड़े की वो जो है खाल उतारने वाले, बाल उतारने वाले बड़ी बड़ी रेजर ले, वो जो बड़ी बड़ी बाल काटने वाली मशीनें होती थी, वो लेके उनकी खुरियाँ लगा रहे होते थे। नाले के ऊपर सारे चने बिक रहे हैं। एक पुल सा बना होता था, होटल होता था मोहम्मद हुसैन का, भाई साहब एक होते थे, उनका खोखा होता था, और बोतलों का कोका कोला, और आरसी का एक खोखा होता था। जनाजगा की तरफ जाना ना, तो बरामदे से आगे एक आरसी का खोखा होता था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे आज भी याद है। इफ्तिखार बिल्डिंग में बड़ी पुरानी पुरानी दुकानें होती थी। उस वक्त पट्ठे जो होते थे ना, भैंसों के खाने वाला चारा, इसका एक अड्डा होता था चुबुर्जी से। आप अंदर शामनगर रोड पे एंटर होते, एक भाई साहब होते थे, उन्होंने बनाया हुआ था, और एक परली तरफ खलील का टोका कहलाता था। तो ये भैंसों के पट्ठे, और लोगों ने घोड़े का चारा और बकरियों का जो सारा, हर घरों में तो ये चीज़ें होती थी। तो वो मुझे दौर जो है ना चुबुर्जी की जवानी का याद है। वो ज़माना टांगों का ज़माना था, क्या कभी आपने टांगे पे भी सफ़र किया? टांगे पे बिल्कुल, हम मेरे वालिद साहब टांगा लेके आते थे, चुबुर्जी टांगे खड़े होते थे, और वो 20 रुपये गालिबन लेता था यहाँ से चिड़ियाघर ले जाने के। ले जाके वहाँ पर जब हमने उतर जाना सारे घर वालों ने, तो उसने हमें टाइम देना कि जी आधे घंटे के अंदर आपने वापस आ जाना है। तो वो अब्बू ने उसको 5 रुपये 4 रुपये और दे देने, और उसने कहना ठीक है जी, मैं आपको फिर अपना तारुफ कराना, जी मैं वकील हूँ, यानी टांगे वाले को बताना कि मुझे रियायत कर ले। तो इस तरह से जब वापस आना, तो 5, 10, 7 रुपये उसको और दे देने, और उसी 20 रुपये में हमें चुबुर्जी शामनगर रोड पे उतार जाता था। टांगे का सफ़र किया हुआ है। उसके अलावा जब मैं अपने गांव जाता था, वहाँ पे 89 में जब मेरी शादी हुई, तो गांव के अंदर जाने के लिए भी मुझे टांगा कई दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ता था। अपने गाँव जो है ना, मैं जाता था अपने ससुराल, तो मेरे लिए कई दफ़ा वहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया। आपके भाई जाहिद बचपन में कैसे थे? क्या आप उनके साथ खेलते रहे हैं? मेरा भाई जो जाहिद था ना जी, वो बचपन से जो है ना लड़ने वाला था, तेज़ था थोड़ा ना, और बड़ा वो हम सब भाइयों में बड़ा खूबसूरत था, बड़ा दिल में घर कर जाता था फ़ौरन ना। बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी थी, और ख़ूबसूरत होने की वजह से, और ऊपर से बड़ा शर्मीला टाइप होता था स्टार्ट में ना लाइफ में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ज़माने की हवा लग जाती है, और MU कॉलेज में जब दाखिला हो गया, तो फिर ज़िंदगी का वो ट्रैक और मामला ही सारे चेंज हो गए। मैं अपने भाई के साथ खेलता होता था, मेरा भाई मेरे साथ बड़ा प्यार करता था। मुझे वो रिश्वत के तौर पे घर से बाहर जाने के लिए अपना एज ए वो इन्फॉर्मर, ताकि मैं उसकी इत्तला ना घर वालों को दूँ, तो मुझे वो बड़ी जगह जो है ना डोर दे के या इस तरह के मुझे लालच दे के मुझे इस्तेमाल कर लेता था। और वही चीज़ें मेरे लिए जो है ना आज बहुत ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि वो नुकसानदेह थी। मुझे उसी वक्त अपने घर वालों को बता देना चाहिए था। आप कौन से स्कूल में पढ़े, और स्कूल के कुछ दोस्तों और असातिज़ा के नाम क्या आपको याद हैं? मैं मौज़म जो है ना प्राइमरी स्कूल, मैंने ये शामनगर टाल वाला स्कूल कहलाता था, गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल में। वहाँ पर मेरी लड़कियाँ भी मेरे साथ पढ़ती थी, जरीन, मैमूना, शादिया, इस तरह लड़कियों के नाम थे। दोस्तों में आगार मौजुल हसन, मेरा एक दोस्त वो मेरा मजिस्ट्रेट बन चुका हुआ है, रेहान नाम है उसका। उसके अलावा अमर सिद्दीक मेरा दोस्त, अख्तर हुसैन एक होता था, उसको साथ कटिंग की दुकान पर नाइयों का काम करता था, साथ वो मेरे साथ पढ़ता होता था। उसके अलावा सलामत एक मेरा दोस्त था। ये जो बाबर
बाबर महमूद हैं हॉल रोड वाले, ये भी मेरे साथ पढ़े हुए हैं ख़जाना गेट में। और इसी तरह ख़जाना गेट के भी काफ़ी दोस्त मुझे याद हैं, उनमें मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं। हामिद अमानुल्लाह था मेरा दोस्त ख़जाना गेट का। फिर अब्बू ने मुझे सलीम मॉडल में दाखिल करवा दिया, वहाँ पे भी मेरे बड़े दोस्त मलक इजाज़, आमर रिवाज गार्डन वाला, ये दोस्त जो है ना शाहिद हुसैन लोहारी वाला, ये दोस्त सब मुझे वहाँ पे सलीम मॉडल में जो है ना मुझे मिले थे। उस वक्त 9th में मैं था। तो ये मेरे बचपन के दोस्त हैं जो मुझे याद हैं। आप तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, तो यकदम आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आपकी ज़िंदगी ही बदल गई? ज़िंदगी में जो है ना चेंज आते वक्त देर नहीं लगती। ये बात आज आपको मैं बता दूं, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी गलत सोच, कोई ऐसा आपके ऊपर प्रेशर जिसमें आकर आप जो है ना आप अपना ट्रैक या चेंज कर लेते हो, या मुआशरा जो है ना आपको ज़बरदस्ती इस ट्रैक पे चढ़ा देता है। तो मेरे साथ भी कुछ लाइफ में इसी तरह के वाक़यात हुए हैं। अभी मैं क्या आपको बताऊं, हर चीज़ मैं अपनी शेयर कर चुका हूँ। तो ये बताएं कि एमएओ कॉलेज में ऐसा क्या हुआ कि आपके भाई ने असला उठा लिया? एमएओ कॉलेज में मेरे भाई का जो दाखिला था ना, ये मैंने आपको बताया प्रोग्राम्स में, मेरे भाई की अपनी जो है ना एक गलत सोच थी, मनफी सोच थी, जिसकी वजह से मेरे भाई ने जो है ना उसको या यूँ कह लें कि उसको असला उठाना पड़ा, या आप यूँ कह लें कि उसने शौकिया एक पैरवी वाले साहब की होते वक्त जो है सारा कुछ उसको नज़र आ रहा था कि वाले साहब इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये निकलवा लेंगे। और ये पैरवी जो है ना आपके दिमाग में एक वायरस पैदा कर देती है। कम लोग होते हैं दुनिया में जो इस चीज़ को पचा के या इस चीज़ को जो है ना संभाल के चलते हैं, वो ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले करते हैं। और वो लोग शायद आज भी ज़िंदा हों। मेरे भाई के गलत फ़ैसले जो थे ना उसे मनो मिट्टी तले ले गए। आपको कब पता चला कि आपके भाई का बदमाशी में बहुत नाम है? मेरे भाई को जो है ना मिलने के लिए मेरी शॉप पे जब लोग आना शुरू हो गए हैं ना, और एक दफ़ा मैंने उसका पिस्टल 22 का वो हीटर होता है हाथ जो है ना गर्म करने वाला, वो गैस वाला, उसके नीचे खाना था, उसके अंदर मेरे भाई ने रखा हुआ था। वो जब बरामद हुआ है ना, तो वो किसी बंदे ने बताया कि चुबुर्जी एक सरिये वाली दुकान थी, वहाँ पर बाऊ हनीफ मंजियों वाला होता था, कृष्ण नगर का रहायशी था। तो वो शख्स जो था ना वो उसके पास किसी बंदे का उसके साथ झगड़ा हुआ, उसके पास मेरा भाई गया और उससे पिस्टल वहाँ पर निकाला है। और मुझे किसी ने बताया और मैंने उसके कमरे की तलाशी ली, तो मुझे उसके ना नीचे से 22 का पिस्टल जो था ना छोटे साइज़ का, और साथ एक मैगज़ीन मिला है, थोड़ी सी गोलियाँ मिली हैं। तो मुझे पता, बड़ा हैरान हुआ कि मेरे भाई ने पिस्टल भी रखना शुरू कर दिया है। ये बात भी मैंने अपने फादर को नहीं बताई थी, जिसका आज भी मुझे खमाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आपके वालिद साहब ने एक दफ़ा जाहिद भाई को मार मार के बेहोश कर दिया था, ये क्या वाक़या था? यार वो ये वाक़या था, मौज़म मेरे वालिद साहब ने ना उसे मारा है और मेरे भाई ने ना डैम लगा लिया हुआ था। मेरा भाई जो है ना वो आंखें वो उसकी हिल रही थी, मुझे तो पता था, बच्चा था बेशक, लेकिन मुझे पता था वो अब वालिद साहब से उनके ऊपर हाथ तो उठा नहीं सकता था। तो मेरा भाई जो था ना वो होश में था, क्योंकि उसकी वो जो आंखें जो थी ना उससे बंद की थी, लेकिन ऊपर जो ना अंदर से जो डेला जिसे आप कहते हो वो हिल रहा था। मुझे अंदाज़ा है कि वो बेहोश नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में चूँकि आंसू भी आ रहे थे कि यार मेरा फादर जो मुझे मारने के बाद, वो मेरे वालिद साहब उसके पाँव पड़ रहे हैं, उसे रो रहे हैं, मेरी वालदा भी बड़ा रो रही हैं, उसे मेरे बदन मेरा बेटा मर गया है। तो मेरे वालिद साहब उसे चूम रहे हैं और उसके कानों में कह रहे हैं मेरा बेटा माफ़ कर दे मुझे, मुझसे गुस्से में कोई चीज़ पता नहीं डंडा लग गया था, क्या हो गया था। तो मेरे भाई ने ना चूँकि हाथ नहीं उठा सकता था, वालिद साहब वो ताबेदार था, मेरे भाई ने एक दफ़ा भी अपने वालिद साहब पे हाथ नहीं उठाया, बल्कि उस वक्त की औलाद उठाती नहीं थी। तो आजकल के बेगैरत हैं जो माँ बाप पे हाथ भी उठा लेते हैं, वगरना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माँ बाप से हर बंदा डरता था। वो मेरे भाई जो है ना वो बस आप यकीन करें, मेरे भाई की खामी जो है ना वो यही थी कि वो जो है ना वालिद साहब के आगे बिल्कुल जो है ना उनको शो नहीं होता था कि मैं बाहर इतना लड़ाकू जड़ाकू, वो इतनी आजी से मार खाता था। और मेरे वालिद साहब की उससे माफ़िया मांगना, और उसने वो होश में था, वो उससे सारा कुछ सुन लिया है। मेरे वालिद साहब की इसको कमज़ोरी का पता लग गया कि आज के बाद मेरे फादर मुझे मारेंगे कभी नहीं, क्योंकि पहले भी इतना पछता रहे हैं, तो चूम रहे हैं कि यार इनको ये भी डर है कि खुदा ना हाथ से ज़्यादा ना लग गई है, दिमाग पे ना लग गई है, ऐसा कोई मसला ना हो। तो मेरे वालिद साहब ने जो उसे मारा था ना, वो मार और उसके बाद उनकी माफ़िया मांगना, या वो उसे मारते ना, अगर मारा था ना तो फिर उसको महसूस होता कि ये मेरी आखिरी मार है, तो शायद वो सीधे ट्रैक पे आ जाता। लेकिन हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है, इसलिए वो जो है इसी तरह से होना था, वो ड्रामा सा हुआ था। बस उसके बाद मेरा भाई जो है ना फिर वो नहीं पकड़ा गया। जाहिद भाई की वजह से आपके घर एक दफ़ा बड़ी फायरिंग हुई थी, वो क्या वाक़या था? वो वाक़या यही था कि वो मेरे भाई ने स्टूडेंट यूनियनों में जब मुखालफत पैदा कर ली, तो एक उसके थे उस वक्त उसके साथ बड़ी उनकी मुखालफत थी, वो भी मेरे भाइयों जैसे हैं, तो वो उनके साथ जो है ना उसका झगड़ा हुआ था। और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे मेरे घर आए थे, और हम सब भाइयों ने छुप के अपनी जानें जो है ना मेज़ों के पीछे होकर हमने अपनी जानें बचाई थी। बड़ी तेज़ फायरिंग थी,
क्योंकि इसकी वजह ये थी कि मेरे भाई ने किसी के ऊपर फायर किया था और वो फायर जो है ना वो स्टूडेंट सारे इकट्ठे होकर उन्होंने धावा बोल दिया था। वो बड़ी खौफनाक फायरिंग थी। आपका म्यूज़िक सेंटर था, म्यूज़िक सेंटर किसने बनाया और किस सन में बना था? म्यूज़िक सेंटर जो था ना 86 में बना, जब वो गाना ऊपर हमारे हैप्पी न्यू ईयर पे गाना लगा था, मेरा लॉन्ग वाचा, तो उस पर बड़े इशफाक खुसरा होता था, शमा हमारे इलाके में आप भी जानते हैं, तो उसने डांस किया था, बड़ी दूर से खुसरे लड़के डांसर, वो हैप्पी न्यू ईयर था 86 का ना। और मैंने एक प्रोग्राम में ये बताया हुआ है कि वो 86 का जो साल था ना, वो हमने गाने बजाने से स्टार्ट किया था, तो वो बस वो गलत हो गया ना, हमें उस तरह नहीं करना चाहिए। मुझे जब मैं कुरेदता हूँ ना अपने माजी को कि क्या ऐसी कोई ऐसी बातें हुई, क्या ऐसे हमने काम किए हैं कि जो हमारे आगे जो है ना वो कांटे बन के जो है बिखर गए हैं और हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हादसात का सामना करना पड़ा है। तो वो जो 86 का जो दौर था ना, उसका आगाज़ ही हमने गलत किया था। वो गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं, तो बस वही वो साल था और मेरा भाई उसके बाद जो है ना फिर कत्ल हो गया था। उस ज़माने में म्यूज़िक सेंटर होना एक बड़ी बात थी। म्यूज़िक सेंटर की वजह से आपकी लाइफ में क्या तब्दीली आई थी? म्यूज़िक सेंटर की वजह से ये हुआ था, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। जो फिल्में मैं शायद कभी भी ना देख सकता और शायद कभी VCR भी हम अफोर्ड ना कर सकते, तो वो मुझे मौका मिल गया, मैंने फ़िल्में देखनी शुरू कर दी। और फिल्मों में आपको पता है कि लोग जो है ये गाने याद करते हैं, लोग जो है फिल्मों में वो जो उसका एंड नहीं देखते और बस फिल्म को एक फ़िल्म समझ के जो है ना वो उसको अपनी नज़र में पॉजिटिव ले लेते हैं कि मैं इसी तरह कत्ल गारत करूँगा, भत्ते ले लूँगा, एक कांचा फलान डमकान, तो ये चीज़ें लोग उस तरह की ले लेते हैं। मैं चूँकि एक प्रॉब्लम मेरे साथ होनी शुरू हो गई, मामला लाइफ में ऐसे कुछ आ गए कि मुझे जो है ना वो फिल्में मैं उनको मकसद के लिए देखता था। बड़ी इंडियन फिल्में मैं देखता था और सारा दिन मूवीज़ देखता रहता था और उन्हीं में मैंने खूब जाना किरदार को जो है ना मैंने उसको उठा के आप अपनी, ये सच्ची बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं इन चीज़ों का पता कि आप इनके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन जो मैं करता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिल्मों ने जो है ना काफ़ी मुझे अवेयरनेस दी, मुझे बड़ी चीज़ें जो मैं नहीं देख सकता समझ सकता था, तो मैंने उनसे जो लेसन होता था वो लेता था और बड़ी ज़्यादा फिल्में जो थी ना मुझे पसंद थी। और कभी आप मुझे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको बताऊँगा जिस तरह की मूवीज़ मैं देखता था वो मेरे पास बैठा हुआ शख्स ये कहता था कि ये कुछ करके दिखाएगा, उनमें से सबक आमोज जो होती थी ना वो मूवीज़ में देखता था। जी अच्छा, एक बात बताएं कि आपके म्यूज़िक सेंटर के पीछे एक शम्स असला डीलर था जी, उसका आपकी ज़िंदगी में क्या अमल दखल था? शम्स एंड कंपनी के नाम थे ना मेरी बरामदे के अंदर। पहले वो दुकान बाहर थी मेन पे, फिर वो हमने से अंदर दुकान दे दी। वो नाजायज़ असले को जो है ना रिपेयरिंग करते थे ना शम्स साहब, वो मेरी वाकफियत के बगैर जो है ना बहुत बड़े बड़े जो नाम है ना लाहौर शहर के, ये वेपन ठीक करवाने आते थे। और ये सबको याद होगा, जो भी ये प्रोग्राम देखेंगे वो यकीनन मेरे सारे दोस्त, हर बंदा इस बात की तायद करेगा कि वेपन ठीक करवाने के लिए अगर कोई रेफरेंस देना पड़ता था ना तो वो उन लोगों की मरवत में मैं उनकी सिफारिश कर देता था। और शम्स साहब जो थे, हाजी शम्स साहब, जो कि शम्स एंड कंपनी के मालिक थे, मेरे कहने पे, चूँकि वो मेरे किराएदार थे, तो वो इनको ठीक भी कर देते थे और ऊपर छत पर जाकर वो चेक भी करवा देते थे। तो इसलिए जो है ना फिर इन लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात जो है इस्तवार होना शुरू हो गए। ज़्यादा एज मेरे पास शम्स एंड कंपनी असले का था। अच्छा जी मौज़म भाई, अब मैं भी एक आधा बहुत से बात शेयर कर लूँ। जी जी पूछें आप। हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो, सारे व्यूवर भी सुने। सवाल करता हूँ अपने मतलब के अंदरून शहर के हवाले से कि अंदरून शहर के जो लोग हैं काफ़ी अमीर भी हैं, फिर भी वो अंदरून शहर नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने अंदरून शहर छोड़ ही दिया है तो वो बाहर जाके फिर वापस आ गए हैं या बाहर जाके बीमार हो गए हैं, इसकी क्या वजह है वो जी? इसकी वजह जो है ना सबसे बड़ी जो मैंने अंदाज़ा लगाया, अंदरून शहर का एक अपना नशा है। ये मेरी बात आप आज याद रखो, आप इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से, ये 100% बात है। अंदरून शहर में देखे जी ये जो लौंचा और वो जो क्या उसका नाम, दास कुलचा, ये कहीं से मिलेगा पूरी दुनिया में? मुझे आप बताएं। इजाद ही उधर की है। वहाँ पर जो है ना इस चीज़ की इजाद है, वहाँ से दास कुलचा और ये जो लौंचे वगैरह और ये चने, लौंचरा नाम है उसका, लौंचरा उसका नाम है। तो ये डिश है कहीं पे, मुझे आप ये बताएं जेदे की लस्सी कहीं पे मिलेगी? अंदरून शहर की जो लोहारी है, लोहारी की जो बर्फ़ी है, मिठाई जो है, लाल खूह की जो मिठाई है, इस तरह की जो चीज़ें ना ये सिर्फ अंदरून शहर में है। उसके अलावा ये जो बाबे रात को इकट्ठे हो जाते हैं वो गैदरिंग है, वो बैंक खेलना, वो फटों में बैठ के, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अंदरून शहर की ये जो चीज़ें ना इनका नशा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग डिफेंस कैंट में भी चले गए, रात को थड़े को आके बैठते हैं, करोड़पति अरबपति लोग, बड़े रिच मैन। जो अंदरून शहर है ना इसका एक अपना नशा है। ये मुख्तसरन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग जो वहाँ पे जो रह चुके हैं ना यार, वो ये जिंदा दिल लाने लाहौर असल में वो हैं।
ये मेरी बात सारे व्यूवर्स याद रखिएगा, जो बंदा 12 दरवाजों के अंदर रहता है वो जिंदा दिलाने लाहौर है। कोई व्यूवर नीचे आके ये नहीं कहेगा मैं गलत कह रहा हूँ, हम लोग भी लाहौर के हैं, जिंदा दिल हैं, लेकिन हम आउटसाइडर हैं। सिर्फ अंदरून शहर के जो लोग हैं ना, इनके बारे में ये कहावत है, जिंदा दिलाने लाहौर। अच्छा जी, एक और मेरा सवाल है, वो मेरा पर्सनल है जी जी, कि आपने जिसको आप कहते हैं कि मेरा उस्ताद भी है, मेरे मुर्शिद भी हैं, बड़े भाई हैं मेरे, जावेद अली शाह साहब मेरे ताया अबू लगते हैं, आपने उनकी स्टोरी शुरू की है तो वो डायरेक्ट आपने जेलों के वाकया सुनाए हैं उनके, आप तो उनके साथ अंदर भी रहे हैं, आपके साथ उनको भाइयों जैसा ताल्लुक था, तो वो आप उनकी सारी स्टोरी शुरू से जानते हैं कि किस वजह से वो इस लाइन में आए, किस वजह से उनसे ये हादसा हुआ, तो वो क्यों नहीं शेयर किया आपने, स्टार्ट क्यों नहीं उधर से किया? मैं बताता हूँ। मेरी नज़र में जावेद शाह और जेदे शाह जो था ना, ये तारीख था। अब मुझे आप ये बताओ कि मैं अगर व्यूवर्स को जावेद शाही सुनाता रहूँगा तो अक्सर व्यूवर्स जो है ना, जो इस चीज़ से उकता जाएंगे, यार ये चूँकि ये इनका शागिर्द है, चूँकि ये जेदे शाह का बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था, तो ये हमें किस बार जो है ना सिलसिला, ये तो मुझे कई व्यूवर्स ने नीचे सवाल किया है कि जावेद शाह साहब की ज़िंदगी के ऊपर मुकम्मल तौर पर रोशनी डालें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये व्यूवर्स आपका मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के बाद जो है ना, ईद के फ़ौरन बाद सैयद जावेद अली शाह और जेदे शाह मार्शल्लाह दौर का कत्ल था, ये कैसे सजाए मौत रहे, कैसे इनकी वालदा ने जेल के अंदर इनको पिस्टल पहुंचाया, मुजम्मल शाह और इन्होंने वहाँ से फरारी का बंदोबस्त कर लिया। जेलों के अंदर जेदे शाह क्यों जेदे शाह करके कहलाया गया, जेदे शाह ने कौन से ऐसे काम किए जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें, सारी एक एक लफ्ज़ के ऊपर एक एक कहानी है। और वो बात आप करते हैं कि बदला लेके, आपने भी अपने वाले साहब का बदला लिया है, और ये आपको भी पता है कि ताऊ जद्दू ने अपने दोस्त का बदला लेके, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताया ना कि वो बात सारी जो है ना, व्यूवर्स को स्टार्ट से आऊँगा जी, ये किरदार कैसे अंदरून शहर में जो है ना वन मैन शो बना, और जेलों के अंदर ये वाहिद शख्स था, ये जेदे शाह साहब वाहिद इंसान हुए हैं जिनको लाहौर से दूसरी जेलों में जाने पर जेदे शाह कह के बुलाया गया है, वगरना जितने भी लोग गए हैं पहले दिन या 2 दिन इनको लाहौर ये कह के बुलाया गया है। बाद में कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और उनके अपने नाम लिए गए, लेकिन जेदे शाह वाहिद पर्सनैलिटी थी जिसको जेलों में जेदे शाह करके बुलाया गया है। जैसी मुश्किल लाइफ आपने गुजारी है, ज़ाहिरी बात है घर वालों के अलावा कुछ ऐसे दोस्तों की सपोर्ट भी होती है जो साथ मुखलिस होते हैं, उनके नाम बताएं जिन्होंने आपका पूरी लाइफ में भरपूर साथ दिया और कभी पीछे नहीं हटे। यार उनमें मेरे बड़े काबिल ज़िक्र दोस्त हैं, मलिक इजाज़ हैं, साजिद भाई हैं, राना इम्तियाज़ साहब हैं, महमूद चन्ना है, उसमें राजा कुंदरी, राजा इम्तियाज़ जो अमेरिका में होता है, असलम भाई है, अरशद भाई है उसका, अजीम शाह है, रिजवान भट्ट है, उसके अलावा आमिर रिवाज गार्डन वाला है, उसके अलावा पप्पू भाई है, उसके अलावा जंगो मेरा दोस्त था। काफ़ी सारे यार ऐसे दोस्त हैं कि जिनके अभी नाम शायद मेरे जहन में ना आए, लेकिन कल्ब-ए-बाज़ जगह मेरा दोस्त, मलक मुरातब, बिलाल चंद, ये वो किरदार हुए हैं कि जिन्होंने, मलक आलमगीर, ये जेल में जाके मेरा मलक आलमगीर दोस्त बना है, लेकिन ये सारे दोस्त जो थे इनका मेरे किरदार है ज़िंदगी के अंदर। बिल्लू गुजर मोनी रोड वाला। जाहिद भाई कभी जेल भी गए थे? जाहिद जो है वो मेरा भाई जेल में जाता था, वाले साहब उसकी बेल करवा लेते थे। एक दफ़ा मैं उसको मिलने गया हूँ कोट लखपत जेल में, तो वहाँ पर मुझे बाद में पता लगा कि वो जो शख्स उसके साथ बैठा हुआ था उसका नाम सिकंदर नियाजी था, और वो बाद में मेरे भाई को मिलने के लिए भी एक दफ़ा घर आया था, और काफ़ी सारे लोग जो थे ना वहाँ पे मेरे भाई को मिलने गए हुए हैं, और मेरे वाले साहब खुद हैरान थे कि ये इसको इतनी दुनिया कहाँ से मिलने आ गई। स्टूडेंट लीडर भी थे, तो काफ़ी बंदे थे वहाँ पे, मेरे 15, 16, 18, 20 बंदे होंगे, जिन्होंने, कईयों ने हाथ में फ्रूट पकड़ा हुआ था, किसी ने डबल रोटियाँ पकड़ी हैं, वो मेरे भाई की मुलाकात पे सारे गए हुए थे जी। अच्छा ये बताएं कि हर इंसान का एक आइडियल होता है, जब आप इस फील्ड में आए तो वो ज़माना तो फिल्मों का दौर था, वैसे भी आपका म्यूज़िक सेंटर था, तो आप किसी अदाकार से मुतासिर थे? यार मौजम एक ही सवाल को, अच्छा अमिताभ बच्चन जो था ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अमिताभ जो था एक पर्सनैलिटी थी इसकी, अच्छे किरदार करता था, और मैं बड़ा इसको जो है ना पसंद करता था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। अच्छा ये बताएं, काफ़ी दफ़ा मैंने सुना है एक दफ़ा शरीफ भट्टी साहब ने आपको पकड़ लिया था, वो क्या वाक़या था? शरीफ भट्टी साहब ने मुझे पकड़ लिया था जी, मैं एक जगह पे था, तो इन्होंने शादी पे मुझे कहीं देखा है, तो इनको बस वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इन्होंने मुझे वहाँ से उठा लिया सुबह, मेरे म्यूज़िक सेंटर से कोतवाली ले गए हैं, बहुत मारा है। 1-2 दिन के बाद भट्टी साहब आए हैं, और मुझे 1 दिन के बाद आए हैं, और मुझे आ कहते हैं यार तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा ये आप कौन है? कहते हैं मैं भी यहाँ पे कोतवाली में होता हूँ, ये मेरा ही कमरा है, मैं भी यहाँ पे ना हवालदार हूँ। उस वक्त ये हवालदार थे, ये मेरा ग़ालिबन 85 की बात होगी, 86 की होगी, तो मुझे मोटरसाइकिलों पे जो पकड़ के ले गए हैं,
तो वहाँ पे जो है मुझे नहीं याद था कि ये पकड़ने वालों में ये भी थे। अगले दिन ही आते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम कहाँ से आए? मैंने कहा चौबुर्जी से। खाना खाया? मैंने कहा जी नहीं, मुझे इन्होंने बाइट से ओजरी मंगवा के खिलाई, रोटी खिलाई, साथ सिगरेट पिलाया, और मुझे कहते हैं कि तुम ज़ादे के भाई हो। मैंने कहा जी। भाई का बदला लो, तो तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? तो जो है ना तुम असला, मैंने कहा जी मेरे पास नहीं होता तो मैं कहाँ से बदला लूँ? कहता मेरे डेरे पे आओ गुलशन रावी, मुझसे आगे जो है वेपन ले लेना, बदला लो अपने भाई का, तुम्हारे भाई के इतने नाम थे तो तुम्हारे भाई को कत्ल किया गया। तो मैंने कहा यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बड़ा अच्छा पुलिस ऑफिसर है। थोड़ी देर के बाद मुझे पूछते हैं कि तुम किस चक्कर में आए? मैंने कहा जी ये कह रहे हैं तुम्हारे पास पिस्टल है। तो मुझे कहते हैं हाँ वो तुम्हें मैंने देखा था शादी पे, तुम फायर कर रहे हो। मैंने कहा सर जी मैं वो नहीं हूँ। खैर वो जब इनका रवैया बदला, इन्होंने मुझे सोटियाँ मारी, मुझे कभी ऐसे करके कुर्सी बना दें, कभी मुझे कुछ कहते, कभी कुछ कहते। वो 2 दिन मुझे गुजर गया ना। दूसरे दिन शाम को इनको मैं देखता हूँ, फिर मेरी जान नहीं छोड़े, मुझे लेके ना, मैं कहता हूँ जी सर आपको मैं बंदा पकड़वा दूँ। मुझे ले जाते हैं, पिकअप में बिठा कर, मुझे अनवार बंद हुई है बेड की। ये सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, कोई इनके पास कड़ी नहीं थी, इन्होंने दिहाड़ी लगानी थी मुझसे। मैं इनको लेके जाता हूँ तो मैं GC कॉलेज के साथ जो घाटी उतर के ना बंगियों की तोप के सामने आ जाता हूँ। तो मैं आकर इनको कहता हूँ, मैं रोना शुरू कर देता हूँ, गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाता और रोकते हैं कि पता नहीं वो बंदा यहाँ पे मौजूद है जिसने इसको पिस्टल दिया है या जिसके पास पिस्टल है। तो मैं जो है ना वो बड़ी साहब को नीचे उतर कर रोना शुरू कर दिया। कैरी डब्बे में, उसमें सुजुकी पिकअप पे ये फ्रंट पे बैठे हैं और ये अंदर ही बैठे हैं, बाहर निकल आया। उनवार बांधी मुझे ले आते नीचे। सिकंदर उनके साथ एक ASI होता था, अरशाद होता था हवालदार, और साथ एक SP होता था, इकराम था, उसको SP कहते थे। ये सारे मेरे साथ होते थे, कांस्टेबल थे ये बाकी ना। तो वो मैं रोना शुरू करता, मैं बड़ी साहब को ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ बड़ी साहब ये जहाज़ देख रहे हैं, दुश्मन के ऊपर बड़े हमले करता था, तो आज कौम ने इसको क्या दिया, इसको नीचे से डंडा देकर ना खड़ा कर दिया चौक में। तो आज जो है ना मैं रो रहा हूँ साथ, और मैंने कहा जी आज मैंने मर जाना है। तो मेरे वालिद साहब ने जो है ना आपको डंडा देकर यहीं पे खड़ा कर देना है, तो ये याद रखिएगा मैंने आज मर जाना, बड़ा मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। तो ये वहाँ पे पुलिस वाले कहते इसकी उनवार खोल दो। मैंने कहा चलो भाग जाए यहाँ से, दफ़ा हो जाए यहाँ से। और मैंने कहा सर वो अपने भाई का बदला लेने के लिए, असला लेने के लिए आपके पास आऊँ। और मुझे कहा चलो चलो भागो यहाँ, कोई दफ़ा हो जाओ, कोई बदला शदला रहे। तो ये मुझे वाक़या याद है।